कभी। और गुलाम नबी आज़ाद वो नहीं है जो लोगों को गुमराह करेगा, जो लोगों को ऐसे ख्वाब बताएगा जिन ख्वाबों की ताबीर कभी आज तक हुई ही नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर है जो कभी जुमलाबाजी में यकीन ही नहीं रखता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर है जिसको कभी बैसाखी की जरूरत पड़ी ही नहीं है, बैसाखियों पे चलने वाला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब आज भी इस हालत में भी वो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी, उसको हम कह सकते हैं, इज द पावर होर्स ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली ऑफ द स्टेट, इज द पावर होर्स ऑफ द कंट्री, जिससे आज भी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो आके उनकी बातों को सुनती हैं। और आज भी आज़ाद साहब कभी, जिसका चाहे वो दुश्मन भी हो, अगर अच्छा काम करता हो, आज़ाद साहब हमेशा बोलते हैं ही इज डूइंग ए गुड जॉब, ही इज ए गुड मैन, हिज पॉलिसी इज गुड, हिज वर्क इज गुड। गुलाम नबी आज़ाद का वो मतलब नहीं है कि हर वक्त क्रिटिसाइज, हर वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट पीर पंजाल एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दैन साहब। सरफराज साहब, अगर बात करें हम पीर पंजाल एरिया की, अभी आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों में कई सारे वहाँ पे हादसा हुए, कई हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए, इतने सारे हमले हुए, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इसके पीछे थे वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए। हालांकि हमारे एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला उसका। कोई जो लोग उसके पीछे के सही कारण जिन्होंने ये सब किया है वो अभी तक अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पाए। वाकई ये बहुत तशवीशनाक बात है। पीर पंचाल रीजन जो इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव हो चुका हुआ है और कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। अब बीजी के डबल इंसिडेंट्स की बात करें हम, या फिर ढांगरी के इंसिडेंट की बात करें हम, या फिर हम मुरादपुर के इंसिडेंट की बात करें, दरहाल के परगाल के इंसिडेंट की बात करें, और रिसेंटली जो हमारा कोटरंका कंडी में जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि ये जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देने का, वो तो हम इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं कि वो सारी हरकत जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो उसके जहन है, जो उसका गंदी सोच है, उसके मद्देनज़र होते हुए ये सब चीज़ें सर अंजाम हो रही हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हमें परेशानी वाली बात ये है कि जैसे डांगरी इंसिडेंट को हम लेकर चले हैं, तो डांगरी इंसिडेंट के होने के इतने अरसे के बावजूद भी अभी तक जो उसका सही जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, तो वो नहीं आ पा रहा। और लोग वहाँ के डांगरी, वो हमारी माँ जिसके 2 बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, तो वो लोग आज भी उस इंसाफ की तलाश में हैं। और मैं तो इससे ये कहूँगा कि कहीं न कहीं इसमें जो हमारी सिक्योरिटी है, या कहीं न कहीं लैप्सेस जो हैं उसको देखना चाहिए, क्योंकि एट लार्ज जो है खौफ, हरासा जो पब्लिक पीर पंजाल की है इस वक़्त डर और खौफ में है, और ख़ासकर इन इंसिडेंट्स को लेकर, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो भी इस वक़्त विदाउट सिक्योरिटी हैं, बिकॉज़ ओनली बीजेपी के कुछ लोगों को, बीजेपी के ही लोगों के पास सिक्योरिटी है। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, अगर किसी इक्का-दुक्का के पास या अपनी पार्टी के कुछ लोगों के पास सिक्योरिटी होगी, तो बाकी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे मैं अभी ज़ोनल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और आम आवाम जो कि इस वक़्त किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ पे कौन-सा इंसिडेंट हो जाए। और इस वक़्त ये नहीं है कि खाली सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही ये हमले हो रहे हैं। अगर डांगरी को हम मद्देनज़र रखें तो सिविलियंस पे भी, सिविलियंस जो बिल्कुल। आवाम जो है वो भी महफूज नहीं है। हम्म। तो इस चीज़ को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा सीरियसली, और होम मिनिस्टर साहब को बड़ा सीरियसली लेकर चलना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो मिलिटेंसी की बात उन्होंने कही थी, लेकिन जिस तरीके से ये हालात सामने आ रहे हैं, ये तो पहले हालातों से भी ज़्यादा खतरनाक और तशवीशनाक जो है वो सामने आ रहे हैं। बड़ा बड़ा सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जुमलेबाजी हमारे यहाँ पे जिस तरीके से पॉलिटिकल में सिस्टम में वो जुमलेबाजी करते हैं, उनको स्टॉप करना चाहिए और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। सरफराज साहब, आपने बीच में अपनी पार्टी का नाम लिया और जिस तरह से पिछले दिनों अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं राजौरी पुंछ के दौरे पे थे और उन्होंने पुंछ जो डीडीसी काउंसलर्स हैं उन पे काफ़ी बड़े आरोप लगाए और उस पे कहीं न कहीं प्रतिक्रिया भी देखने को मिली और कहा कि ये सब करप्शन में मिलावस हैं, करप्टेड हैं।
कैसे देखते हैं इन सबको? क्या हकीकतन वहाँ पे इस तरह का कुछ मामला चल रहे हैं कि डीडीसी काउंसलर्स या कौंसल वहाँ की जो है उनके रिलेटिव्स जो हैं वो ठेकेदारी भी वही, टेंडरिंग भी वही, सारा सिस्टम वही चल रहा है, या सही था या गलत था जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे? अल्ताफ़ बुखारी साहब का जहाँ तक मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि क्या अभी तक वो किसी पॉलिटिकल फ्रे में हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल सोच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी पार्टी की क्या पॉलिसी है। क्योंकि आज तक जो भी पॉलिसी उनके सामने आ रही है वो टोड़ पॉलिसी आ रही है। किसी के साथ टो कर दिया, कोई बोल दिया तो उसकी उसकी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टैंड लिया तो उसके साथ अपना स्टैंड भी टो कर दिया। और अपीजिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर जो लोग हैं उनको अपीज करने की ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल जो मैंने पॉलिसीज़ देखी हैं वो आई है। हाँ, जहाँ तक उनने पुंछ में जाकर ये बातें जो उनने सामने लाई डीडीसी काउंसलर्स के पास, मुझे तो तरस आता है बेचारे, ये जो आप पंचायती राज सिस्टम के 3 टायर की बात करते हो, ये टीथलेस हैं बेचारे, इनके पास तो पावर्स दी ही नहीं गई कभी, किसके पास पावर्स? और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बुखारी साहब ने जो चीज़ सामने लाई है, तो वो वाइट पेपर पे ले आए सामने, ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाए, एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, सामने लाएँ कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी जो है वो स्कैंडल्स हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे कहाँ करप्शन या माल प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, तो वो तो बुखारी साहब को सामने लाना चाहिए। अगर किसी पे वो इल्ज़ाम आयद करते हैं, तो इल्ज़ाम आयद करने का खाली इल्ज़ाम सिंपल अगर वो समझते हैं कि इस स्टेट के अंदर कहीं न कहीं करप्ट प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, तो बुखारी साहब को ये भी नज़र आना चाहिए कि क्या डीडीसी की लेवल तक करप्ट प्रैक्टिसेज़ हो रही है कि और भी कहीं करप्ट प्रैक्टिसेज़ हो रही है। जहाँ-जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, तो हम तो क्या हम हमारा तो कहना ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर जम्मू कश्मीर बदकिस्मती से इस वक़्त करप्शन के अगर उस डाटा में चले जाओ तो ये तो सर-ए-फ़हरिस्त लिस्ट में आ रहा है। तो उनको सिर्फ़ नीचे नज़र आ रहा है और वो ऐसे लोगों पे नज़र आ रहा है जो जिनके पास आज तक पावर्स ही नहीं मिल सकी। विदाउट पावर्स जो हैं वो एक डीडीसी, एक नाम नेहाद एक डीडीसी बनाया, नाम नेहाद एक बीडीसी बनाया हुआ है। सरपंचेस बेचारों को कुछ है ही नहीं, जो चीज़ें देनी चाहिए थी आपने 14 एफसी बंद कर दिया, दूसरा बंद कर दिया। तो ये जब चीज़ें जो हैं, ये बुखारी साहब की टो पॉलिटिक्स है और टो पॉलिटिक्स पे मुझे वो उनकी और केजरीवाल की मुझे पॉलिटिक्स का मुझे समझ नहीं आया आज जो तक। फंड्स आ रही हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है या नहीं? फंड्स आ रही हैं क्या? बिल्कुल, 1.5 से 70 लाख देखिए, सालाना। मैं आपसे एक बड़ी वज़ाहत से बात करूँ कि हम हम हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि फंड्स की जब आप बात करते हैं, तो कई जगहों पे पीएमजीएसवाई का मैं आपको छोटा-सा एक मिसाल देता हूँ। जहाँ पे पीएमजीएसवाई की रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, वहाँ पे एक्विज़िशन प्रोसीडिंग्स हुई, अवार्ड हुए, और यकीन मानोगे कि उन अवार्ड का जो रेंटल कंपनसेशन है, लैंड कंपनसेशन है, उसका पैसा भी जो है वो कलेक्टर के पास जमा नहीं किया गया हुआ है। कहीं पे अगर 6 करोड़ है, 7 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो वहाँ पे 60 या 70 लाख रुपए कलेक्टर के पास पड़ा हुआ है और 3-3 4-4 साल अवार्ड हो गए हैं और इसका मेरे पास सबूत है। और जहाँ तक आप फंड्स की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि वो फंड्स कौन से हैं जो आते हैं और कहाँ जाते हैं? क्योंकि फंड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर प्रॉपरली अगर ग्रास रूट लेवल पे चले जाएँ, तो ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी डिपार्टमेंट के फंड्स की। किसी भी आप डिपार्टमेंट को आप उठा लो, कोई डेवलपमेंट नहीं किसी दिखती। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उठा लो, कहाँ कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं? वही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के अंदर आए हुए हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम के दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वही अभी तक आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद का आज तक का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमें बता दो जिस पे हम कह सकें कि इस पे फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं। नौकरियां आपकी बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी पीक पे है, आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो, बिजली के किराए आपके आसमान छू रहे हैं, पानी के किराए आपके आसमान छू रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई हद से ज़्यादा है। फंड्स दिए नहीं जा रहे, फंड्स लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को एक गरीब आवाम ही फंड्स दे रही है और गरीब आवाम को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो फंड्स के नाम पे हम सिर्फ इश्तिहारात में अगर आप देखोगे वो सामने आएगा। आपके सामने यहाँ स्मार्ट सिटी है, देख लो स्मार्ट सिटी, ये सामने खुली किताब है आपके सामने। यहाँ कोई फंड्स आए हों, लेकिन जो फंड्स आए वो प्रैक्टिकली जिस तरीके से इसको इश्तिहारात में पेश किया जाता है और जिस तरीके से इसके फ़ोटोज़ आप टीवी पे और वो देखोगे, आप प्रैक्टिकली जाके ये आप अपनी सड़कें और गलियाँ और ये सब चीज़ें देख लो।
यहीं से जाहिर होता है कि ये फंड्स आ तो रहे हैं, जा कहाँ रहे। जम्मू कश्मीर में बहुत बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत कर दी गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ ये जो किताबी बातें हैं ना, ये किताबी बातें हैं और ये जुमलाबाजी जो है ये बंद करनी चाहिए। फंड्स नाम की इतनी कोई चीज़ नहीं है। अगर हाँ तो स्पेसिफिक कोई फंड्स होंगे और वो उन्हीं के लोगों के पास जाते होंगे और वहीं से वापस चले जाते होंगे, हम कह नहीं सकते। अदरवाइज प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे फंड्स की कोई बात नहीं। सब एक मामला और पीर पंचाल से ही जुड़ा हुआ है। जिस तरह से गाजे बाजे के साथ जो है पहाड़ी कबीले ने भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा किया था, शुक्रिया अदा रैली भी की थी। उसकी अपोजिशन में जो एसटी कम्युनिटी के बाकी लोग थे उन्होंने उसको अपोज भी किया था। पैदल यात्रा जो है उनकी काफ़ी लंबी चली भी थी। लेकिन अब पहाड़ी कबीले के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो उनकी मांग थी एसटी स्टेटस उनको दिया जाए, बाकी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो बिल पास करना है वो नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या पहाड़ी कबीले को हकीकत में ठगा गया है? दैन सब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो होती है ना, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल इमेच्योर बात करोगे या किसी की इमेच्योर को आप मौका दोगे तो उससे नस्लों को नुकसान हो जाता है, नस्लों को। शुक्रिया वाली तो कोई बात थी ही नहीं, लेकिन हुई। इसको आप इमेच्योरिटी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। ढोल बाजे गाजे, ये तो परंपरा है उनकी कि करना कुछ नहीं, लेकिन ढोल बाजे गाजे वो परंपरा उन्होंने आगे इनको दे दी और कुछ लोगों ने उस परंपरा का खूब इस्तेमाल किया और बेफूल किया पब्लिक एट लार्ज को। स्पेसिफिक स्टैंड है हमारा, हम गवर्नमेंट से पुरुमीद हैं, पुरुमीद थे, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस पार्लियामेंट से आना है, ना कि किसी स्टेट असेंबली से आना है, ना किसी पंचायती राज काउंसिल से आना है, ना किसी म्युनिसिपल काउंसिल से आना है, ये पार्लियामेंट से आना है। बट डेफिनेट, और पार्लियामेंट के अंदर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट में मत है, वो स्पेसिफिकली एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है और वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन हेल्म ऑफ अफेयर्स है, सरकार उसी की है। और हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद थी और उम्मीद है भी अभी भी। ऐसी बात नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें, पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए। अब खुद बताए कि पहाड़ी तबके के लोगों ने, पहाड़ी कबीले के लोगों ने, जहां तक वो मौजूद थे, पीर पंचाल में मौजूद थे, उड़ी केरन करना टंगदार में मौजूद थे, शोपियन में मौजूद थे, जहां जहां भी ये मौजूद थे, उन्होंने एक एक बच्चे ने, फर्द हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, एम्प्लाई हो, अनएम्प्लाई हो, यूथ हो, अनपढ़ यूथ हो, पढ़ा लिखा यूथ हो, जो भी था, उन्होंने इनकी हर बात पे लब्बैक की। और इस हद तक लब्बैक की कि जब होम मिनिस्टर साहब ये पिछले अरसे में राजौरी और बारामूला में तशरीफ लेके वो जलसे रियासत जम्मू और कश्मीर के तारीखी जलसों में से 2 जलसे थे। बिल्कुल ऐसे जलसे ना कभी जम्मू कश्मीर में कभी हुए हैं और ना ही कभी होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ह बता दूं, जिन लोगों ने जिस हमदर्दी के साथ, जिस तड़प के साथ, जिस प्यार और खुलूस और मोहब्बत के साथ उन जलसों में तशरीफ लाए थे और होम मिनिस्टर साहब का वेलकम किया था, होम मिनिस्टर साहब का वेलकम किया था, अब याद रखिएगा, सरकार के होम मिनिस्टर साहब का वेलकम किया था। इसलिए वेलकम किया था क्योंकि उससे पहले होम मिनिस्टर साहब ने बजाते खुद और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजाते खुद अपनी जुबानी पहाड़ी कबीले की इन बातों को सामने रखा था। और ये होम मिनिस्टर साहब ने ही कमीशन यहाँ पे जो यूटी बनने के बाद किया और उस कमीशन से जो हमारी पूरी लवाजमात वगैरह जितनी भी इसकी जो बेसिक सर्वे रिपोर्ट्स जितना भी था वो कागजी कार्रवाई कंप्लीट हुई। यहाँ से दिल्ली गई, दिल्ली के जितने भी महकमा जात थे
नोडल एजेंसीज थे, वहाँ से मुकम्मल होके ये बिल हमारा जो था ये तैयार होके पार्लियामेंट में पेश होने के लिए रखा गया। किन वजूहात से नहीं पास हो सका, क्या प्रायोरिटी में था नहीं था, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का अपना तरीका होता है काम करने का। लेकिन जहां तक हम ये जानते हैं कि जो सरकार की प्रायोरिटीज होती हैं वो भी सरकार कभी छोड़ती नहीं है जब फुल मेजॉरिटी में होगी। तो खैर ये अगर इसको मैंने ये कहा ना, हम आज भी पूरी उम्मीद हैं सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो होम मिनिस्टर साहब के उस इस्तकबाल के लिए राजौरी के अंदर जो जलसा हुआ, और जिसमें मुझे लगता नहीं कि पहाड़ी कबीले का कोई ऐसा घर रहा होगा जो जिसमें से उन घरों के फर्द वहां पे ना आए। वो जलसा खाली अंदर से नहीं भी बल्कि बाहर से भी, और उसके बाद कई लोग अभी रास्ते में थे, चल रहे थे, बिल्कुल पैदल थे, और जलसा मुकम्मल भी हो गया, उसके बाद भी लोग पैदल चले आ रहे थे। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि उस इस्तकबाल के अंदर हमने होम मिनिस्टर साहब के लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस तकरीर को याद किया हुआ है, रटा हुआ है। उस तकरीर के क्या मानी थे, वो मैसेज किन लोगों को देना चाहते थे, कहाँ उसका सिस्टम था, वो भी हम सब समझते हैं। इतने अनजान नहीं, और हम ये भी जानते थे कि वो जलसा क्यों कराया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम इस्तकबाल के लिए अगर इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं, तो दगे पे कितना करेंगे, दगे का कितना बड़ा रिएक्शन होगा, इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। यही चीज़ आप बारामूला में भी देखो कि बारामूला में जिस तरीके से कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के होम मिनिस्टर का इतना बड़ा जलसा होगा, लेकिन सरकार के होम मिनिस्टर का जलसा बारामूला में भी हुआ। तो उसके रिएक्शन को भी आप देख लीजिए। और हमने कभी भी किसी को, देखिए, मैं अगर सरकार ने, एजेंसीज ने जो इस पे कमीशन बना था, उन्होंने गद्दा ब्राह्मण्स को या पादरीज को या कोलीज को बीच में लाया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया, एक भी स्टेटमेंट नहीं, बल्कि हमने वेलकम किया कि अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई बंदा है जो डिजर्व करता है एसटी, उसको भी दिया जाए। तो हम लोग इस बात को, मैं कहता हूं कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल इमैच्योर लोगों को कभी भी ये ढोल धमाके, ये बाजे बीन, दिस इज ऑल, ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी होती है, दिस हैज नो फन। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और इन कम्युनिटीज़ को हमेशा साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। कोई भी समुदाय हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको इकट्ठे जोड़कर, और डिवीजन की बात में कभी, मैं कहता हूं कि बड़े ही मैच्योर लोग हैं यहाँ के, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं, उनसे हमारे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत आगे इनफ मैच्योर हैं। और कोई लोग जो ऐसा कोशिश करते हैं कि हम इन कम्युनिटीज़ के अंदर डिवीजन करके हम पॉलिटिकल गेन लेंगे, मैं आउटराइटली उनको बोल देता हूं कि आप अपने जहन वहम गमान से ये बात निकाल दो। हमारे सीने एक है, हमारे दिल एक है, हमारा जिगर एक है, हमारा खून एक है, हमारा जिस्म, हार्ट, मांस एक है, हमारी सोच एक है। हम कभी एक दूसरे के साथ कभी डिवीजन में नहीं आएंगे। अगर मेरे भाई को रोटी मिली है तो मुझे खुशी होगी, और मेरे भाई को दुख होगा कि अगर मेरे पास रोटी नहीं है। हमारा ये जज्बा है। बिल्कुल। जाहिर साहब, ये सारा जो हुआ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सारे को लीड कर रहे थे, जिन चेहरों को इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। उसके बाद वो नेता बन गए, हर किसी की नज़रों में आ गए वो चेहरे। और आज जब कहीं बात करनी होती है तो उनके मुंह में दही जमा होता है, वो बात नहीं रखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं या हमारी बात कहाँ पहुँची है। कैसे देखते हैं इस सारे को? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो बीच में बोल ही दिया कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की अनमेच्योर तरीके से जो है नेतागिरी भी करते हैं। नहीं, मैं वेलकम करता हूँ, हमारे बीच में लीडरशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, पॉलिटिकल सेंसेस वाले लोग पैदा होने चाहिए। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अगर आप कोई आदमी शौक रखता है कि वो पॉलिटिकल सेटअप में एक अच्छे तरीके से उभर के सामने आए, आई वेलकम एवरीवन। और हमें ज़रूरत भी है, और देश को ज़रूरत है, हमारे इलाकों को ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर में तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिन हालात को हम इस वक्त, जिस हालात से हम दरपेश हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ करने से पहले अपने सीनियर्स के साथ, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सियासी बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी सोहबत करनी चाहिए
कि साहब क्या हम किसी की डुगडुगी बजाएं, और बजाएं तो कैसे बजाएं। तो इसमें हमेशा अगर किसी की आप सलाह लेकर आगे चलोगे ना, तो आपकी पॉलिटिकल मेजोरिटी में इजाफा होगा, अदरवाइज इमेच्योरिटी से कौम को और नस्लों को नुकसान होगा। ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो पहाड़ी कबीले को लीड कर रहे थे वो तो भाजपा में ज्वाइन हो गए, अब बात कौन करेगा पहाड़ी कबीले की? देखो, भाजपा में ज्वाइन होना, जो मेन लीडर्स थे, लीड कर रहे थे उस सारी। बेसिकली मैं आपको एक बात मैं बताऊं कि अपॉर्चुनिज्म से हमेशा ग्रेज करनी चाहिए। अपॉर्चुनिज्म जो है, उससे आप अपने लोगों को बहुत बड़ा नुकसान देते हो। तो अपॉर्चुनिज्म से हमेशा ग्रेज करना चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए जिस पॉलिसी से आपके इलाके, अपने लोगों को, आपकी नस्ल को फायदा हो। वक्ती तौर पर आप किसी अपॉर्चुनिज्म में आओगे, अपॉर्चुनिटी को गैन करने के लिए अगर आप कहीं घुसोगे, तो उससे आपको ये पता है कि आपको तो ज़ाती तौर पर फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपकी नस्लों को और आपके लोगों को बहुत बड़ा, या इलाके को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, हमारे सामने हर चीज़ में। हमारी नौजवान नस्ल बेकार हो गई। आपको मालूम होना चाहिए पिछले 8 सालों में कई जनरेशन ओवर एज हो गई है। आपको पता होना चाहिए हर 2 साल के बाद जनरेशन चेंज हो रही है। बिल्कुल। हर साल के बाद, मैं कहता हूं हर साल के बाद बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं। पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड, टेक्निकल, सब ओवर एज की तरफ जा रहे हैं। उनका पुरसाने हाल कौन होगा? उनकी नस्ल का आगे मुस्तकबिल क्या है? उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रही, उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं रही, उनके पास कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रही, उनके पास कोई इवन स्किल्ड और अनस्किल्ड अपॉर्चुनिटी नहीं रही। क्योंकि स्किल्ड अनस्किल्ड आज जम्मू के अंदर बरमार है। मतलब आपने अनआइडेंटिफाइड लोगों को भी स्टेट के अंदर डाल दिया हुआ है, जिनकी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना आपने आइडेंटिफाई किया हुआ ये कौन है। यहां ढेर लगा हुआ है, सब कुछ इन्होंने, हमारी सारे जितने भी जराए वसाइल थे वो सब इन लोगों ने एक किस्म का बाहर ही टेंडर कर दिया होगा हमारे लोगों को। कोई, तो ये जो जनरेशन्स को जो नुकसान होता जा रहा है, तो इसका भी, इसको, इन सब चीज़ों को आप कहते हो ना कि ये सब चीज़ें ये करने के, इस स्टेट के अंदर जनाबे वाला, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि हम लोगों को मिल बैठ कर एक जामिया पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अपने जहन से जो गंदी सोच, जो डिवीजन की सोच हमारे जहन में डाली गई, वर्सेस एंड वर्सेस, ये वर्सेस एंड वर्सेस ख़त्म करना पड़ेगा। इस वर्सेस एंड वर्सेस में दो, ये बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जो है वो लगातार फ़ायदा ले रही है, मलाई भी खा रही है, सब कुछ खा रही है, आपका घर भी खा रही है, सब कुछ खा रही है। हमें इन सब चीज़ों को सामने लाकर देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे, एक तशवीशनाक चीज़ें हैं जिस पे हमें सबको मिलकर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। भाई साहब, जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जन्म हुआ, उसके बाद अब कुछ समय पहले जो है डीपीएपी नाम हो गया। जब से जन्म हुआ तब से ही आरोप लगते आए कि आज़ाद साहब के लिंक्स जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। अब कुछ दिन पहले जो बयान आया आज़ाद साहब का कि 370-35 से टूटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो है, हालांकि सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे, जो कानून ऐसे लाए जो नहीं लाने थे जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं, जिसमें आतंकवाद कम हुआ है, जिसमें पत्थरबाजी कम हुई है, और भी 2-4 फ़ायदे जो हैं उनके द्वारा गिनवाए गए। उससे कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो जो शक था, या जो भी आप कह लें, जो लोग ये मानते थे कि भाजपा के साथ लिंक है, वो मजबूत हो गया उनका यकीन कि वाकया में कहीं ना कहीं भाजपा का ये बी या सी, जो भी आप कैटेगरी देना चाहें। भाजपा के साथ लिंक होने का कोई भी पॉलिटिकल आदमी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये एक, इन्होंने अपनी इनिंग खेल चुके हुए हैं, लोगों ने इनको आजमा चुका हुआ है। अब इनके पास वो री इनिंग खेलने का दौर नहीं रहा हुआ है। ये पावर के साथ रहना तो हर कोई पसंद करता है। यस। अब बात आप जो कह रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं आप, 5 अगस्त 2019 को, हर शख्स, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है मैं भेजूंगा, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर किसान, हर जवान, हर मर्द, हर औरत, हर किस्म के तबके का आदमी, 5 अगस्त 2019 को जब इनको अंदर बंद किया हुआ था, ओपन जेल थी उस वक्त, सब सीज था, आपके घरों में टीवी चल रहे थे,
और जब आपने टीवी के ऊपर सिर्फ एक ही चेहरा देखा था जिसने इस 370 और बीजेपी की इस पूरे बने हुए इस पूरे जाल के अंदर जो एक बंदा तड़प रहा था, जो इस जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और जो इसकी डट के मुखालफत कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, गुलाम नबी आजाद। आज क्या ऐसा हो गया कि उनको तारीफें करनी पड़ रही हैं? कभी नहीं। आजाद साहब का तब से लेकर आज तक स्पेसिफिक स्टैंड है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज, कोई भी कभी भी आप उठा के देखें, आजाद साहब का कहना है 370 तोड़ना, जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ना सेंटर की बहुत बड़ी गलती है और इस गलती के रियलाइजेशन सेंटर को हर वक्त होती रहेगी और ये बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है 370 का यहाँ पे आना। जहाँ तक आप, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप पत्थरबाजी की बात करो तो आज तो ना के बराबर पत्थरबाजी वगैरह सब कुछ सब है ही नहीं है। टेररिज्म पे आज़ाद साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि पीर पंचाल के इंसिडेंट्स को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं और इसको सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, डिस्टॉर्ट करेगा कोई पेपर, कोई उठा के, कोई न्यूज़ एजेंसी कोई उठा के उनकी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके पेश करे, तो वैसे भी आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी यह है, मीडिया ही सबसे बड़ी परेशानी है कि किस तरीके से इस पर यकीन किया जाए, क्योंकि मीडिया ने इस वक्त अपना विश्वास लोगों के अंदर खो चुका हुआ है। कोई गोदी मीडिया के नाम से देखा जाता है, कोई किसी नाम से देखा जाता है, कोई किसी नाम से देखा जाता है। तो मीडिया तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर डेमोक्रेसी के अंदर माना जाता था, आज वो इम्पोर्टेंट पिलर अगर इम्पोर्टेंट रहता तो आज डेमोक्रेसी की ये हालत नहीं होती। आज यकीन मानेंगे डैंग साहब, एक 6ठी क्लास का बच्चा, एक जगह हम बैठे हुए थे, पूछते थे ये डेमोक्रेसी का टॉपिक क्या है, उसके बारे में कहते ये डेमोक्रेसी का जो बुक में लिखा हुआ ये तो कुछ और है और जो हम देखते हैं तो ये तो कुछ और है। बुक की डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो डेमोक्रेसी हमें नजर ही नहीं आ रही। वो कहते हैं अंकल यहाँ तो सरकार ही नहीं है, कौन सी इलेक्ट, हमें तो कभी, हमारे पापा कभी वोट देने, वो भी 6-7 साल का, 8 साल का हो गया होगा बेचारा, और पिछले 8 साल से तो वाकई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का इस तरीके से जो कत्लो गारत और कत्लो आम किया गया और जिस तरीके से डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट किया गया है, उसमें सबसे अहम रोल मैं आज कहता हूं कि मीडिया का है। अगर मीडिया एक जिम्मेदार रोल प्ले कर दे तो जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का वो रंग जिसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता था वापस रिस्टोर हो जाएगा। मैं गारंटी से आपको बोलता हूं और वो सोच कर आपको बोलता हूं। तो इसलिए आज की जो परेशानी ये है कि कौन सा न्यूज़ चैनल, कौन सा अखबार किस तरीके से किस स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करेगा, तो उसके बारे में वो हमें हमेशा इस चीज़ पे रहता है। और आप अगर एक न्यूज़ को उठा के देखो कि एक सेट ऑफ पेपर जो है वो एक न्यूज़ दे रहे हैं, सिर्फ एक पेपर जो है वो किसी तरीके से डिस्टॉर्ट करके न्यूज़ को दे रहा है, तो इट मीन्स कि उस पेपर का कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ गया है। दैट इज़ वाई वो रेस्ट आफ्टर पेपर्स के अलावा उसकी स्टेटमेंट अपनी आती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक इंस्टीट्यूशन है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बेदाग शख्सियत है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ट्रस्टेड पॉलिटिशियन है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ट्रस्टेड लीडर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पे कोई भी शख्स किसी भी टाइम किसी किस्म का कोई भरोसा खा सकता है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब वो शख्स है जो ज़ुबान से वही बात करेगा जो होने वाली होगी और जिसको मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचाने की वो बजाते खुद कोशिश करेगा और पहुंचाएगा भी। और गुलाम नबी आज़ाद वो नहीं है जो लोगों को गुमराह करेगा, जो लोगों को ऐसे ख्वाब बताएगा जिन ख्वाबों की ताबीर कभी आज तक हुई ही नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर है जो कभी जुमलाबाजी में यकीन ही नहीं रखता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर है जिसको कभी बैसाखी की जरूरत पड़ी ही नहीं है, बैसाखियों पे चलने वाला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब आज भी इस हालत में भी वो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी, उसको हम कह सकते हैं इज अ पावर हाउस ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली ऑफ द स्टेट, इज अ पावर हाउस ऑफ द कंट्री, जिससे आज भी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो आके उनकी बातों को सुनती हैं। और आज भी आज़ाद साहब कभी, जिसका चाहे वो दुश्मन भी हो, अगर अच्छा काम करता हो, आज़ाद साहब हमेशा बोलते हैं ही इज डूइंग ए गुड जॉब, ही इज ए गुड मैन, हिज पॉलिसी इज गुड, हिज वर्क इज गुड। गुलाम नबी आज़ाद का वो मतलब नहीं है कि हर वक्त क्रिटिसाइज, हर वक्त आप गुमराही की तरफ ले जाना, डिवीजन की तरफ जाना, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के चैप्टर से बाहर है। लिहाजा वो लोग जो आपके सामने ये बातें हैं BCD, दिस इज ऑल नॉनसेंस।
आप किसकी, जो बेचारे खुद एबीसी बन के बैठे हुए हैं, उनका एबीसी कौन बनेगा? ये 4 दिन की सरकार है, 4 दिन के बाद वो सरकार भी ऐसी सरकार जिसका कोई ना मुंह है ना सिर है, तो उसके साथ कौन जुड़ना पसंद करेगा? हम तो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर एक बेहतरीन मजबूत सरकार बने, वो सरकार जो लोगों को डिलीवर कर सके। हम ऐसी सरकार की कभी तवक्को नहीं करते जो लोगों से छीने और लोगों को डिलीवर ना कर पाए। तो ऐसी सरकार के साथ हमेशा कोशिश होती है कि ऐसी सरकार को बदला जाए। वो अवाम ने भी फैसला किया हुआ है और एक ज़िम्मेदार लीडर, एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पर्सन की भी यही सोच रहेगी। लिहाज़ा वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं, वो सिर्फ़ इसी चीज़ पे गुज़ारा कर, वो दे आर पैरासाइट्स ऑन द सिस्टम, इन द कंट्री, ऑन द स्टेट। लोगों पे पैरासाइट हैं जो सिर्फ़ लोगों के किसी के खिलाफ बात करके अपने तशख़्ख़ुस को, अपने वजूद को ज़िंदा रखते हैं। तो ऐसे टुच्चे लोगों की बात करना फ़िज़ूल रहता है। जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया डैंग साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट ज़ाहिद सरफराज मलिक साहब, डीपीएपी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।